नमस्कार दोस्तों, मेरी छोटी सी फिल्म कहानी में आपका स्वागत है। क्या आप ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं? हर अरब साल में एक बिल्कुल नया खगोलीय पिंड जन्म लेता है। और अंदाजा लगाइए क्या? वे परम ऊर्जा शक्ति केंद्र जैसे होते हैं। सर्वोच्च खगोलीय पिंड एरेशम ने आकाशगंगाओं और ग्रहों पर सृजन के बीज बोए। और जरा सोचिए, पृथ्वी को भी उन्हीं स्थानों में से एक चुना गया था। और उसके अंदर था तियामुत, अजन्मा खगोलीय पिंड। विकसित होने के लिए एक खगोलीय पिंड को बुद्धिमान जीवन से ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। पृथ्वी पर भी कुछ विकृत प्राणी थे, जो ऊर्जा पिशाचों की तरह थे, जो नए खगोलीय पिंड की प्रगति को रोकते थे और बदले में उसके जन्म को भी रोकते थे। इसलिए एरेशम ने इन विकृत प्राणियों की देखभाल के लिए इटर्नल्स को पृथ्वी पर भेजा। जब पृथ्वी की जनसंख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती, तो तियामुत ग्रह के बुद्धिमान जीवन की सारी ऊर्जा सोख लेता और फिर अस्तित्व में आ जाता। लेकिन बात यह है, इस उद्भव का मतलब था कि ग्रह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। खगोलीय पिंडों के अनुसार एक जीवन का अंत दूसरे जीवन की शुरुआत है। और एक नए खगोलीय पिंड के जन्म से पूरी तरह नई आकाशगंगाएं बन सकती है। पूरी आकाशगंगा में अस्तित्व का अर्थ एक नए खगोलीय पिंड के जन्म के समान ही है। ब्रह्मांड में अस्तित्व का अर्थ ऊर्जा के निरंतर आदान प्रदान में निहित है, जैसे सृजन और विनाश का एक अंतहीन चक्र। आकाशीय पिंड किसी ग्रह की ऊर्जा का उपयोग नए सूर्य बनाने, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करने और संपूर्ण नई प्रणालियां बनाने के लिए कर सकते हैं। खगोलीय पिंडों के बिना ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा और अंततः सारा जीवन लुप्त हो जाएगा। युगों युगों तक सर्वोच्च खगोलीय एरेशम दुनिया के सबसे बड़े कलाकार की तरह अनंतों को डिजाइन और निर्मित करते रहे। अनंतों का काम नए खगोलीय पिंडों को उनके उद्भव को पूरा करने में मदद करना था, और प्रत्येक के बाद उनकी स्मृतियां मिटाकर उन्हें पुनर्स्थापित कर दिया जाता था। और अंदाजा लगाइए क्या? खगोलीय पिंडों ने ही विक्षिप्तों का भी निर्माण किया था। जब प्रत्येक खगोलीय पिंड ने जीवन का एक ग्रह बनाया, तो उसने अपने शिकारियों का भी निर्माण किया। तो शुरुआत में इन विचलित प्राणियों को दूसरे शिकारियों को खत्म करने के लिए भेजा गया ताकि बुद्धिमान जीवन पनप सके। लेकिन उनके डिजाइन में एक छोटी सी खामी थी। जितना ज्यादा वे शिकार करते, उतना ही ज्यादा उनका विकास होता, और आपको पता भी नहीं चलता था कि वे खुद नए शिकारी बन रहे हैं। आखिरकार हालात हाथ से निकल गए। इसलिए एरेशम ने इटर्नल्स को फिर से डिजाइन किया और बनाया, जिन्हें ग्रहों पर जीवन की रक्षा का काम सौंपा गया था। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल चौकोर आकार का तारायान अंतरिक्ष में तेजी से उड़ रहा है, सूरज की धधकती सतह को पार करता हुआ एक दूर नीले ग्रह की ओर बढ़ रहा है। यह 7,000 साल पहले की बात है, और पृथ्वी पाषाण युग में है। इंसानों का लगातार विचलित प्राणियों द्वारा शिकार किया जाता है, और एक छोटा लड़का अपने पिता को अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखकर सहम जाता है। विचलित का अगला निशाना वह है। जैसे ही विचलित लड़के पर झपटा, ऊर्जा की एक लाल किरण उस पर वार करती है और उसे पीछे धकेल देती है। लड़का पलटता है और आकाश से 5 आकृतियां उतरती हुई देखता है। जिस आदमी की आंखों से जलती हुई किरणें निकल रही थीं, उसने अभी अभी उसे बचाया है। वह अचारिस है, इटर्नल्स का सबसे शक्तिशाली योद्धा। उसके पास सबसे संतुलित क्षमताएं हैं। उसका मुख्य हमला उसकी आंखों से निकलने वाली उच्च तापमान वाली किरणें हैं, और वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आकाश में उड़ सकता है, आसानी से एक विचलित को मार गिरा सकता है। उसके साथ उतरने वाले अन्य शाश्वत योद्धाओं की अपनी अपनी शक्तियां हैं। मक्कारी की गति बिजली से भी तेज है, और किंगो ऊर्जा को सीधे हमलों में बदल सकता है। साथ मिलकर वे एक और विचलित से लड़ने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। गिल्गमेश कच्ची शक्ति में सबसे शक्तिशाली है, जो विचलित की क्रूर शक्ति का सीधा सामना करने में सक्षम है। थेना योद्धाओं में सबसे वीर, तेज और फुर्तीली है। उसकी ऊर्जा किसी भी हथियार में बदल जाती है, चाहे वह सबसे मजबूत ढाल हो या सबसे तेज भाले। उनका सहयोग अजेय है। विक्षिप्त की मृत्यु के साथ बचे हुए मनुष्य धीरे धीरे अपने शिविर से बाहर निकलते हैं। वे ऊपर देखते हैं तो आकाश में एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। जैसे ही इटर्नल्स उतरे, और भी आकृतियां उनके साथ जुड़ गईं और शान से नीचे उतरीं। वहां स्प्राइट था, जो भ्रम और छवियों का उस्ताद था। फास्टोस, जो उन्नत तकनीक और शिल्प कौशल का प्रतिभाशाली था। ड्रूइग, जो मन को नियंत्रित कर सकता था। और अजाक, आध्यात्मिक नेता, जिसकी उपचारात्मक ऊर्जा स्पष्ट थी।
अंत में सिर्स, जो निर्जीव पदार्थों को नियंत्रित कर सकता था, उस लड़के के पास पहुंचा और एक पत्थर को धातु में बदल दिया। जब उसने खंजर थामा, तो यह इटरनल्स और पृथ्वी के बीच पहली मुलाकात का प्रतीक था, एक ऐसा क्षण जिसने निश्चित रूप से मानव प्रगति को गति दी। जब डेविएंस ने हमला किया, तो इटरनल योद्धाओं ने बहादुरी से मानवता की रक्षा की। डेविएंस मनुष्यों की ओर वैसे ही खिंचे चले आए जैसे पतंगे आग की ओर खिंचे चले आते हैं, और उन्होंने बस्तियों पर क्रूर बल से हमला किया। लेकिन इटरनल्स के साथ डेविएंस को धीरे धीरे पीछे धकेला गया और मानवता ने अपनी सभ्यता का निर्माण शुरू कर दिया। 3000 साल पहले बेबीलोन के युग में इटरनल्स ने एक बार फिर युद्ध में विजय प्राप्त की। तब अजाक ने अपनी शक्ति का उपयोग करके एरिशेम से संवाद किया, डेविएंस के विरुद्ध युद्ध की सूचना दी, लेकिन यह भी बताया कि मानवता की सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता से भिन्न है, और आशा व्यक्त की कि वह मानव जाति के भविष्य पर पुनर्विचार करेगी। इसके बाद अजाक जहाज के अड्डे पर लौटी, जहां फास्टोस अपने नए आविष्कार, एक स्टीमबोट, का अनावरण कर रहा था। एक भाप से चलने वाला इंजन जो मनुष्यों को तेजी से खेती करने में मदद करेगा। लेकिन अजाक ने यह कहते हुए असहमति जताई कि यह मानवता की स्वाभाविक प्रगति में बहुत अधिक बाधा डालता है। मवेशियों द्वारा चलाया जाने वाला एक हल। इस बीच मानव बस्ती में स्प्राइट ने भ्रमों का उपयोग करके दूसरी दुनियाओं की कहानियां सुनाई, जिससे पहले मिथकों और किंवदंतियों का जन्म हुआ। सेर्सी ने अपनी शक्तियों से लोगों को खेती और सिंचाई करना सिखाया। इटरनल्स पूरी तरह से मानव समाज में घुल मिल गए थे। हजारों सालों में इकारिस और सेर्सी के मन में धीरे धीरे एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हुईं। अपने परिजनों और मानवता से पहले उन्होंने सबसे पवित्र विवाह किया। समय बीतता गया और इटरनल्स ने डेविएंस के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। डेविएंस धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य शक्तिशाली होते गए, उन्होंने अपनी अपनी लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी। एक मिशन के दौरान थेना को अचानक माद वेरी हो गई, जिससे वह नियंत्रण खो बैठी और गलती से अपने दोस्तों को मारने लगी, जब तक कि गिल्गमेश ने उसे शांत नहीं कर दिया। माद वेरी बहुत सारी यादों के कारण होती थी, जो धीरे धीरे आपके आत्मबोध को कम करती जाती थी, और एक दिन यह आपकी पहचान को पूरी तरह से मिटा सकती थी। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यादों को मिटाना था। इसी वजह से इटरनल्स में पहली बार फूट पड़ी। ड्रूइक को लगा कि वे भी आम इंसानों की तरह है, सेलेस्टियल्स के खेल में बस मोहरे। अपने लोगों का विश्वास खोता देख अजाक ने एक कठिन फैसला लिया। डेविएंस के चले जाने के बाद उसने टीम को भंग कर दिया और उन्हें इंसानों के बीच रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आदेशों का पालन करने वाले सैनिकों की तरह नहीं, बल्कि जीवन में अपना रास्ता तलाशने वाले व्यक्तियों की तरह। 5000 साल आगे शुरुआत का खंजर अब एक संग्रहालय में अवशेष के रूप में रखा है। 10 शाश्वत योद्धा पूरी तरह से मानव जीवन में घुल मिल गए हैं। सेर्सी एक कॉलेज टीचर बन गई है और उसे एक नया प्रेमी, डेन भी मिल गया है। जब वह पढ़ा रही थी, अचानक कक्षा हिलने लगी। छात्र डर गए और छिपने के लिए भागे। एक छात्र कोने में छिप गया, लेकिन दीवार पर लगी मूर्ति झटकों से गिरने लगी। सौभाग्य से सेर्सी ने खतरे को भांप लिया और अपनी शक्ति और समय का उपयोग करके मूर्ति को रेत में बदल दिया। स्प्राइट हमेशा से सेर्सी के साथ रहती थी। उस रात जब वे दोनों घर लौट रहे थे, तो डेन, जो आगे चल रही थी, ने अचानक नदी में एक डेविएंट को देखा। सेर्सी समझ गई कि यह एक डेविएंट है, जिसे वह बहुत पहले ही गायब समझ रही थी। डेविएंट सेर्सी पर झपटा और उसने झट से उसके नीचे की जमीन को रेत में बदल दिया। जाल में फंसने के बाद उसने रेत को कंक्रीट में सख्त कर दिया ताकि वह स्थिर रहे। लेकिन चूंकि सेर्सी की शक्तियां बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थीं, डेविएंट कुछ ही सेकंड में छूट गया। यह देखकर सेर्सी ने डेविएंट का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला किया ताकि डेन को भागने का समय मिल सके। जैसे ही डेविएंट उसका पीछा कर रहा था, स्प्राइट दौड़कर वहां पहुंची और उसे भ्रमित करने के लिए भ्रम पैदा किया। लेकिन डेविएंट ने तुरंत ही भ्रम को भांप लिया और स्प्राइट पर ही अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे ही वह स्प्राइट पर हमला करने ही वाला था, डेविएंट अचानक उड़ गया। इकारस वहां पहुंच गया था। डेविएंट ने इकारस पर झपट्टा मारा, लेकिन उसके जोरदार प्रहार से डेविएंट एक आती हुई बस से टकरा गया। जैसे ही बस पलटने ही वाली थी, सेर्सी ने उसे पंखुड़ियों में बदल दिया। चालक बिना किसी नुकसान के पंखुड़ियों से रेंगकर बाहर निकल आया। इकारस ने तुरंत पलटवार किया और अपनी आंखों से किरणें दागीं, जिससे डेविएंट घायल हो गया, लेकिन वे जल्द ही सदमे में आ गए।
क्योंकि डेविएंट ने खुद को ठीक करने की शक्ति हासिल कर ली थी और उसमें उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता थी। यह महसूस करते हुए कि उसका कोई मुकाबला नहीं है, डेविएंट ने इकारस के हमलों को चकमा दिया और बचने के लिए पानी में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद सेर्सी ने डेन को अपनी असली पहचान बताई और उसे बताया कि इटर्नल्स कभी भी मानवीय संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में पूरे शहर में भूकंप आए और डेविएंट को शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि डेविएंट दुनिया को बचाने में कामयाब रहा। यही वजह थी कि इकारस ने सेर्सी को ढूंढा था। नए डेविएंट्स में न केवल पहले कभी न देखी गई उपचार क्षमताएं थीं, बल्कि वे अब इंसानों पर हमला नहीं करते थे, बल्कि सीधे इटर्नल्स पर हमला करते थे। सेर्सी को आभास हो गया था कि पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है और उन्हें अपने सभी साथियों को इकट्ठा करना होगा। उसने तय किया कि उनका पहला कदम अपने नेता अजाक को ढूंढना है। जब वे अजाक के घर पहुंचे तो सेर्सी ने इधर-उधर ढूंढने के बाद पिछवाड़े में उसका बेजान शरीर पाया। मौत के निशान साफ दिखा रहे थे कि वह एक मृत शरीर था। सेर्सी डेविएंट के हमले का पता लगाने में कामयाब रही। पृथ्वी पर 7000 सालों में इटर्नल्स में यह पहली हताहती थी। जिस डेविएंट से उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी, उसने अजाक की ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी उपचार शक्ति प्राप्त कर ली थी। जैसे ही वे विलाप कर रहे थे, अजाक के शरीर से एक चमकता हुआ गोला उठा और सीधे सेर्सी की ओर उड़ गया। यह वह कलाकृति थी जिसका इस्तेमाल सेलेस्टियल से संवाद करने के लिए किया जाता था, और अब इसने सेर्सी को अजाक का उत्तराधिकारी चुन लिया था। उनका अगला कदम किंगो को ढूंढना था। वह एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार बन चुका था। एक शानदार नृत्य प्रदर्शन के बाद वे फिर से रेगिस्तान की ओर चल पड़े। वहां उन्हें डेविएंट्स की लाशें मिलीं, जिससे पता चला कि यहां भी एक हमला हुआ था। जल्द ही उन्होंने गिल्गमेश और थेना का पता लगा लिया। थेना के मादविरी के प्रभाव में आने के बाद गिल्गमेश ही उसकी देखभाल कर रहा था। थेना को अपनी यादें ताजा हुईं। उसे याद आया कि उसका पिछला ग्रह भी बड़े भूकंपों के बाद नष्ट हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे हाल ही में पृथ्वी पर हुआ था। इस संकट का सामना करते हुए सेर्सी आखिरकार एरिशेम से संपर्क करने में कामयाब रही। उसने पृथ्वी की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन एरिशेम ने कोई आश्चर्य नहीं जताया, यह कहते हुए कि यह आने वाले उद्भव का संकेत है। जब पृथ्वी की जनसंख्या एक निश्चित संख्या तक पहुंच जाएगी, तो दिव्य तियामुत जागना शुरू हो जाएगा और उसके जन्म का मतलब पृथ्वी का पूर्ण विनाश होगा। सच्चाई सुनकर सेर्सी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई, क्योंकि उसके मन में पहले से ही पृथ्वी पर जीवन के लिए भावनाएं विकसित हो चुकी थीं। उसने आने वाली घटना के बारे में सभी को सच बताया। उन्होंने जल्द ही टीम के बाकी सदस्यों को ढूंढने का फैसला किया ताकि इस आसन संकट का सामना कैसे किया जाए। सुरागों का पीछा करते हुए वे अमेजन वर्षावन की यात्रा पर निकल पड़े। उनके अलग होने के बाद से ड्रूइग यही रह रहा था। जब सेर्सी ने उसे आमंत्रित किया तो उसने मना कर दिया। सेलेस्टियल से जुड़ी किसी भी चीज में शामिल होने को तैयार न होने के कारण सेर्सी और इकारिस ने अपने अगले कदमों पर विचार किया। लेकिन अचानक उन पर हमला हो गया। डेविएंट्स ने उन्हें फिर से ट्रैक कर लिया था और आसपास के इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। डेविएंट्स में से एक ने सीधे सेर्सी पर हमला किया। सौभाग्य से किंगो ने शोर सुना और समय पर पहुंच गया। डेविएंट छत पर कूद गया। उसकी पूंछ ने आसानी से घर को चकनाचूर कर दिया। दो किंगो ने छायाकारी दैत्यों और उनके जैसे अरिसेम की शक्ति और अंगरक्षक के ऊर्जा विस्फोटों से उसका ध्यान भटकाया। इस बीच सेर्सी ने नागरिकों को एक चर्च में पहुंचाया और अपनी शक्तियों से इमारत को मजबूत किया। लेकिन तभी डेविएंट की पूंछ से वह घायल हो गई और उड़ गई। इकारिस ने अचानक हुए हमले का तुरंत जवाब दिया। इटर्नल्स के सबसे शक्तिशाली योद्धा होने के नाते उसने आसानी से जवाबी हमला किया। डेविएंट को जमीन पर पटक दिया, उसके पंख नोच डाले और अपनी आंखों की किरणों से उसे जला दिया। जैसे ही यह डेविएंट नष्ट हुआ, एक और भी शक्तिशाली डेविएंट ने अचानक इकारिस पर हमला कर दिया। शुक्र है, गिल्गमेश सहायता के लिए आ पहुंचा और अपनी शक्ति से डेविएंट को दूर फेंक दिया। उसके हमले का सामना करते हुए गिल्गमेश अडिग रहा, डेविएंट से सीधे टकराया और उसे उड़ा दिया। उसके आक्रमण की शैली से इकारिस को एहसास हुआ कि यह क्रो था, डेविएंट का नेता जिसने पहले उन पर घात लगाकर हमला किया था। जब गिल्गमेश क्रो का सामना कर रहा था, थाइना का मौदवेहुरी फिर से भड़क उठा और उसने अपना नियंत्रण खो दिया और इकारिस पर हमला कर दिया। गिल्गमेश ने उसे रोकने के लिए तुरंत कदम बढ़ाया। दूसरी ओर, जैसे ही एक डेविएंट ने सेर्सी पर हमला किया,
ड्रूइग ने अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए मनुष्यों को शांत किया और उन्हें अपने हथियारों के साथ मिलकर लड़ने का निर्देश दिया। लेकिन राइफलें डेविएंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। मानव शरीर उसके प्रहारों का सामना नहीं कर सकते थे। इस समय ड्रूइग स्वयं आगे बढ़ा। वह डेविएंट से लड़ने और सेर्सी के लिए और समय खरीदने के लिए आगे बढ़ा। सेर्सी उठी और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पेड़ों को काट डाला। जैसे ही पेड़ गिरने वाले थे, उसने लकड़ी को स्टील में बदल दिया। गिरते हुए लोहे के पेड़ों ने डेविएंट को अस्थायी रूप से फंसा लिया, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। क्रो के आह्वान पर और भी डेविएंट ने गिल्गमेश और अन्य को घेर लिया। क्रो ने कुछ डेविएंट को अलग होकर शिविर पर हमला करने का आदेश दिया। इकारस ने अपनी उड़ान क्षमता का इस्तेमाल करके तेजी से उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। गिल्गमेश क्रो को रोकने के लिए अकेला पीछे रह गया। इकारस तेजी से हवा में उड़कर शिविर की ओर बढ़ा। जब एक और डेविएंट ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, तो उसने अपनी लेजर किरणों से उसके पंख फाड़ दिए और उसे दूर फेंक दिया। डेविएंट से आजाद होकर वह सीधे शिविर की ओर दौड़ा। शिविर में किंगो ने स्प्राइट से डेविएंट को रोकने को कहा, जबकि वह एक घातक हमले की तैयारी कर रहा था और चुपके से हमला कर रहा था। जब सब शांत हो गए, तो एक और डेविएंट स्प्राइट पर झपटा, लेकिन इकारस के आने से उसे समय रहते रोक दिया गया। उसने अपनी आंखों से किरणें छोड़ी और डेविएंट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेकिन वहां एक से ज्यादा डेविएंट थे, और जल्द ही इकारस पर एक और डेविएंट ने घात लगाकर हमला किया, उसे जमीन पर पटक दिया और उस पर बेरहमी से हमला किया। उसकी आंखों की किरणें निशाने पर सटीक रूप से नहीं लग सकीं। यह देखकर सेर्सी ने एक पेड़ की टहनी को हथियार बनाया और डेविएंट का ध्यान खींचने के लिए उस पर वार किया, लेकिन वह खुद पानी में गिर गई। डेविएंट तुरंत नदी में सेर्सी पर हमला करने के लिए मुड़ा। इस महत्वपूर्ण क्षण में सेर्सी ने अपनी क्षमता की सीमा को पार कर लिया और एक जोरदार धमाके के साथ उसने डेविएंट को एक मुड़े हुए पेड़ में बदल दिया। इसी बीच गिल्गमेश ने क्रो पर एक बार फिर प्रहार किया और उसे उड़ा दिया। लेकिन क्रो की चिकित्सा इतनी शक्तिशाली थी कि एक टूटा हुआ हाथ भी जल्दी ठीक हो सकता था, क्योंकि वह गिल्गमेश पर हावी नहीं हो सकता था। क्रो अचानक थेना पर झपटा। चूंकि थेना अपने मॉड वेरी से जूझ रही थी, इसलिए वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसका मुकाबला नहीं कर सकी। गिल्गमेश उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन यह क्रो का जाल था। उसने गिल्गमेश को रोकने का मौका गंवा दिया और उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऊर्जा प्रवाहित हुई, क्रो का शरीर विकसित होने लगा और जल्द ही वह एक मानव रूप में बदल गया। अजाक की यादों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और यह जान लिया कि पृथ्वी का उद्भव होने वाला है, जब ग्रह के साथ सारा जीवन लुप्त हो जाएगा। फिर क्रो थेना की ओर मुड़ा, यह जानते हुए कि अगर वह उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, तो वह एक बार फिर विकसित हो जाएगा। सौभाग्य से इकारिस समय पर सहायता के लिए पहुंच जाता है और क्रो को कुछ देर के लिए डरा देता है। लेकिन इस युद्ध में गिल्गमेश की जान चली गई और वह हमेशा के लिए यही रह गया। अपने पूर्व साथी के बलिदान को देखकर ड्रूइग अंततः सेर्सी की योजना से सहमत हो गया और उनके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन उसने सेर्सी से कहा कि उसकी शक्ति अकेले सेलेस्टियल को जागने से नहीं रोक सकती, इसलिए वे फास्टोस को ढूंढने निकल पड़े। चूंकि टीम की तकनीकी योजना सेलेस्टियल को जागने से रोकना थी, इसलिए उन्होंने सेलेस्टियल के साथ जाने का फैसला किया। हालांकि सेलेस्टियल के मूल की मदद से उसके पास एक समाधान हो सकता था। फास्टोस पहले ही अपना परिवार बना चुका था। फिर भी अपने साथी के प्रोत्साहन से उसने सेर्सी के साथ जाने का फैसला किया। फास्टोस के पास स्टारशिप डोमो की चाबी थी। जब डोमो एक बार फिर जमीन से ऊपर उठा, तो उनकी मुलाकात अंदर मौजूद अपनी आखिरी साथी मक्कारी से हुई। सदियों से वह यहां रह रही थी। सभी के फिर से एक साथ आने पर फास्टोस ने आखिरकार एक योजना बनाई। सेलेस्टियल ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा उत्पादक थे, और जब उन्होंने इटर्नल्स का निर्माण किया, उन्होंने उनमें अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर दी जिससे उनके शरीर अनंत काल तक टिके रहे। फास्टोस ने एक ऐसा कंगन बनाने की तैयारी की जो उनके शरीर के अंदर ऊर्जा के पुनर्जनन को अस्थायी रूप से रोक सके और उन्हें अतिरिक्त ब्रह्मांडीय शक्ति संचित करने में सक्षम बना सके। चूंकि डेविएंट्स इटर्नल्स की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे, इसका मतलब था कि उनकी ऊर्जा एक दूसरे के साथ भी साझा की जा सकती थी। अगर उनकी सारी शक्ति जुड़ जाए, तो उनमें से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन सकता था। जब सभी इस पर चर्चा कर रहे थे, इकारिस अचानक इटर्नल से अलग हो गई।
सच्चाई यह थी कि अजाक की मृत्यु से एक दिन पहले उसने इकारिस को बताया था कि तियामत 7 दिनों में जाग जाएगा। लेकिन अजाक के विचार बदल गए थे। चूंकि थानोस ने आधे ब्रह्मांड को छीन लिया था, इसलिए उद्भव में देरी हो गई थी। लेकिन आयरन मैन के अंतिम कार्य ने सभी को वापस ला दिया। इन वर्षों में अजाक ने इस ग्रह की विशिष्टता देखी थी और उसका मानना था कि सेलेस्टियल्स के जन्म के लिए पृथ्वी की बलि नहीं दी जानी चाहिए। वह चाहती थी कि इटर्नल्स फिर से एकजुट हों और इसे रोकें। वह चाहती थी कि इटर्नल्स फिर से एकजुट हो जाए और इसे रोक दें। इस योजना ने इकारिस के विश्वास को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वह सेलेस्टियल्स के आदेशों के विरुद्ध नहीं जा सकता था। वह अजाक को जमी हुई भूमि पर ले आया। सदियों पहले कुछ डेविएंट्स बर्फ के नीचे बंद कर दिए गए थे। अब उद्भव से बढ़ते तापमान के कारण वे मुक्त हो गए। इकारिस ने अपने साथियों का ध्यान भटकाने के लिए डेविएंट्स को अजाक को मारने दिया। उसने अजाक को गहराई में धकेल दिया, क्रो को अपनी जान लेने दी, फिर उसके शरीर के साथ वापस लौट आया। लेकिन वह नहीं जानता था कि अजाक की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद क्रो न केवल अधिक शक्तिशाली हो गया, बल्कि खुद को विकसित करने लगा, बल्कि अपने अधीनस्थों को और भी अधिक शक्ति प्रदान करने लगा। अब डेविएंट्स बचे हुए इटर्नल्स का शिकार करने लगे। घटनाएं जल्द ही इकारिस के नियंत्रण से बाहर हो गईं। पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने के साथ सेलेस्टियल तियामुत जागने वाला था। मक्कारी अपनी पूरी गति से निकल पड़ी और जल्द ही उद्भव के सटीक स्थान का पता लगा लिया। अपने साथियों को इसे रोकने के लिए दृढ़ देखकर इकारिस ने आखिरकार खुद को प्रकट किया, फास्टोस की परीक्षा में बाधा डाली और सच कबूल कर लिया। वह ऐसा करने में सक्षम था। अगर उन्होंने उद्भव को रोकने की कोशिश की, तो वह उन्हें मार गिराएगा, जैसे उसने अजाक के साथ किया था। ये शब्द कहकर इकारिस मुड़ा और चला गया। स्प्राइट उसके पीछे पीछे चला गया। किंगो का भी मानना था कि उद्भव ही उनकी नियति है, इसलिए उसने भी इस योजना में भाग न लेने का फैसला किया। फास्टोस ने उस गोले का इस्तेमाल किया जो अरिशेम से जुड़ा था, जिससे ऊर्जा का एक वलय बना। फिर उन्होंने एक बार फिर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। अब केवल वे ही उद्भव का सामना कर सकते थे। फास्टोस ने डोमो को उद्भव स्थल की ओर ले गया, लेकिन इकारिस पहले ही पहुंच चुका था। वह सीधे जहाज में घुस गया। तभी वहां पहले से ही एक उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि वह इकारिस का कोई मुकाबला नहीं कर सकती थी, उसका काम बस सेर्सी के लिए पर्याप्त समय निकालना था। इस बीच मक्कारी सेर्सी और द्रुइग को चुपचाप ज्वालामुखी के नीचे ले आई थी। कंगन सक्रिय होते ही उनकी शक्तियां तेजी से एक दूसरे में विलीन होने लगीं। द्रुइग ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके तियामुत को फिर से सुलाने की कोशिश की, लेकिन चक्र सक्रिय होते ही इकारिस सभी बाधाओं से मुक्त हो गया। मक्कारी ने अपने पूर्व साथियों पर हमला कर दिया। द्रुइग की क्षमता को मजबूरन रोकना पड़ा। इकारिस ने द्रुइग को हवा में उठा लिया और बेरमी से अपनी लेजर किरणें छोड़ दीं। फिर उसने अंतरिक्ष यान डोमो को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैसे ही जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, मक्कारी अंदर से थेना और फास्टोस को बचाने के लिए दौड़ी। इकारिस को फिर से आते देख मक्कारी ने अपनी गति का इस्तेमाल करके उसे उलझा लिया। तेज गति से चलते हुए इकारिस की किरणें उसे बिल्कुल भी नहीं मार सकीं। लेकिन मक्कारी में मारक शक्ति की कमी थी और वह इकारिस को पूरी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकी। बार बार वार करने के बाद इकारिस ने आखिरकार उसकी कमजोरी पकड़ ली, उसे पकड़ लिया और दूर फेंक दिया। ज्वालामुखी फिर से फट गया और तियामुत धीरे धीरे जाग रहा था। सेर्सी ने ज्वालामुखी के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश जारी रखने का फैसला किया। फास्टोस और थेना ने तुरंत मक्कारी का साथ दिया। दोनों ने मिलकर इकारिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हमलों के बावजूद इकारिस ने आसानी से उसे संभाल लिया और सेलेस्टियल के सबसे शक्तिशाली योद्धा की पूरी ताकत दिखाई। उसी समय क्रो अचानक प्रकट हुआ। उसने एक आश्चर्यजनक प्रहार किया जिससे इकारिस उड़ गया और उन्होंने तुरंत अपना ध्यान क्रो पर केंद्रित कर लिया। लेकिन जब मक्कारी के प्रहारों का सामना हुआ तो क्रो ने जोर से पैर पटका, जिससे वह पल भर में चकनाचूर हो गया और थेना और मक्कारी दोनों उड़ गए। जैसे ही क्रो मक्कारी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए तैयार हुआ, फास्टोस ने उस पर वार किया और उसे दूर फेंक दिया। फिर थेना क्रो की ओर आगे बढ़ा। इकारिस सेर्सी को रोकने ही वाला था कि गलती से फास्टोस के जाल में फंस गया और अपने हाथ में ऊर्जा की अंगूठी के साथ फास्टोस आखिरकार उसे रोकने में कामयाब रहा। अंत में सेर्सी इकारिस को नियंत्रित करने में कामयाब रही।
सेर्सी सीधे ज्वालामुखी की ओर भागी। वहां उसने अचानक अजा की आकृति देखी। उसे एहसास हुआ कि यह स्प्राइट द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। जैसे ही उसने उसे समझाने की कोशिश की, स्प्राइट ने उसे पीछे से छुरा घोंपा। फिर स्प्राइट ने कई ज्वालामुखी भ्रम पैदा किए, जिससे सेर्सी उद्भव के सही स्थान का पता नहीं लगा सकी। लेकिन ड्रूइग अचानक प्रकट हुआ, पीछे से हमला किया और स्प्राइट को नीचे गिरा दिया। पहले की विफलता के कारण अब केवल सेर्सी ही तियामुत को रोकने का मिशन पूरा कर सकती थी। अंत में वे हमले को रोकने में कामयाब रहे। गुफा के अंदर थेना का सामना क्रो से हुआ, जो पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। जैसे ही युद्ध तेज हुआ, उसका मौदविरी फिर से सक्रिय हो गया। क्रो गिल्गमेश की आवाज में बदल गया और उसके करीब आ गया। जैसे ही क्रो ने थेना की ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया, थेना ने अचानक स्पष्टता हासिल कर ली और प्रहार किया। विचलित नेता को मार डाला। कहानी का अंत कुछ इस तरह होता है। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।